हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना बीपीएससी 105, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो वो आ गया है, वो घड़ी आ गई है। ठीक है जी। तो ये आपका स्टार्ट हो चुका है बुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको बोरिंग शोरिंग लगता है, लेकिन अब नहीं लगने वाला है। ठीक है। काफ़ी बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगी, पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो बोरिंग नहीं होने का है और अच्छे से चीज़ों को समझना है, क्या है कैसे है। कोई आपके सामने कोई बड़ा सा बवाल नहीं है, सिंपल से टॉपिक्स है जिनको आपको समझ के भी सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत कर दो। ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं आप लोगों के, दिसंबर वालों के। तो जल्दी से मैं भी सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जितना हो पाएगा, लेकिन डिटेल में मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी। ठीक है जी। तो भाई कहाँ भाग गए तुम? एक सेकेंड, कहाँ पे? हाँ, हाईलाइट। तो करते हैं शुरुआत। तो आपकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन किसका? कंपैरेटिव गवर्नमेंट का और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ठीक है। तो इसका ब्लॉक 1 का यूनिट फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आपके जो चैप्टर है उसका नाम है नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। क्या नेचर है किसका? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का। भाई है क्या ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? ठीक है। बुक का नाम भी यही है, तो है क्या ये? ठीक है। और क्या स्कोप है, मतलब किस लिए यार इसको पढ़ा जाता है? ठीक है। क्यों स्टडी की जाती है, क्यों कंपेयर किया जाता है, और क्या चीज़ों में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही इजी सा आपका ये चैप्टर है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ टॉपिक्स को देखकर कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर रहने वाला है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। देन उसके बाद आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का नेचर देखोगे, स्कोप देखोगे कि है कैसा, ही कंपैरेटिव मेथड कैसा है और इसका स्कोप क्या है, यार क्यों यूज किया जाता है। ठीक है। देन कैसे हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखेंगे, कैसे किस टाइम पर ये ओरिजिन हुआ था। ठीक है। तो आज जो आपके चैप्टर है वो आपके लेट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरीज तक मैं आपके टॉपिक कराने वाली हूँ और बचे हुए टॉपिक आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बोला जाता है यार जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है इज जस्ट अबाउट ओनली कंपेयरिंग ऑफ द पॉलिटिकल फिनोमिना। ठीक है। जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है ये कंपेयर करता है किसको? पॉलिटिकल फिनोमिना को। वो आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो आपकी डेमोक्रेसी भी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है। जिसके अंदर आप कंपेयर करते हो। ठीक है। पॉलिटिकल फिनोमिना को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वही आपकी क्या होती है? कंपैरेटिव स्टडी होती है। मेनली जो इसका सेंट्रल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना। जब आप चीजों को कंपेयर करते हो, अगर मेरे को किसी से कंपेयर किया जा रहा है तो बोला जाएगा ना यार ये थोड़ी सी अलग है इससे। ठीक है। ये दोनों, इन दोनों के अंदर ये चीज सिमिलर है। ठीक है। तो सेम वही होता है जो कंपैरेटिव स्टडी होता है, इसके अंदर क्या होता है? सेम यही चीजें होती है कि आइडेंटिफाई करना क्या कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है पॉलिटिक्स के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है। जिस ये चीज को आप कंपेयर कर रहे हो उन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। कंडक्ट किया जाता है, जब कंपैरिजन किया जाता है तो उस टाइम पर बहुत सारी रिसर्च की जाती है। तो जब उस रिसर्च को करते हैं तो लोग समझते हैं कि कैसे जो अलग अलग सोसाइटी है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है। अब सोसाइटी अलग है तो यार जो डाइवर्स चैलेंज है वो भी आएंगे। ठीक है। अब भाई मैं अलग हूँ किसी से, मेरी नहीं बनती किसी से। ठीक है। अब मेरे को किसी से कंपेयर किया गया है तो मेरे और उसके बीच में कुछ डिफरेंस बना है, कल को मेरे उसके बीच में अनबन भी हो सकती है उस बात को लेकर। ठीक है। तो यही है कि कंट्रीज के बीच में क्या करा जाता है? कंपैरिजन किया जाता है, देन उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस निकाले जाते हैं और फिर बताया जाता है कि कल को इनके बीच में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। अब जो कंपैरेटिव मेथड है उसके अंदर टेक्निक्स का यूज किया जाता है। जो कंपैरेटिव मेथड है, जो टेक्निक्स है, जो कि अलग अलग एम्प्लॉयज जो होते हैं हमारे सोशल साइंस के, वो यूज करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एक अलग ही स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है। ठीक है। अलग ही है। ये फोकस करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है। उसके वोकैबुलरी के ऊपर, उसके पर्सपेक्टिव के, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है। और यही इसका यूनिक कैरेक्टर है जो डिफाइन करता है बोथ मेथड को भी और इसका सब फील्ड को भी। ठीक है। क्या एक मेथड है, ये ऐसा नहीं है कि अलग से ही जो कंपैरेटिव है, ये जो मेथड है ये अलग ही सब्जेक्ट नहीं, ये सिर्फ एक मेथड है जो यूज किया
किया जा रहा है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अगर सारी चीजें सर के ऊपर से जा रही है तो जाने दो, अभी के लिए जाने दो, ठीक है, मत रोको, ठीक है। आगे से इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बस बता रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली जरूरत नहीं है। आगे जो चैप्टर आएंगे उनके ऊपर फोकस करने का है, ठीक है। आगे जो टॉपिक कराऊंगी उनके ऊपर फोकस करने का है, ठीक है। तो वो टॉपिक आपका आ गया है, यहाँ से अब आप आपका कंसंट्रेशन को रख लो, यहीं पर ही थाम लो, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स नेचर एंड स्कोप, आपका जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कंपैरेटिव जो स्टडी है किसका, पॉलिटिक्स का, उसका नेचर क्या है यार, है कैसा ये, ठीक है, और स्कोप क्या है इसका, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका क्या स्कोप है, ठीक है, और आप कैसे पढ़ रहे हो, वो नेचर हो गया, ठीक है। और स्कोप मैंने आपको अभी बता दिया। तो जो इसका स्कोप और जो नेचर रहा है किसका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो काफी डिबेटेबल रहा है, क्या रहा है, काफी डिबेटल रहा है। काफी लोग इसको डिबेट, मतलब लोग इसको लेकर काफी डिबेट करते हैं, काफी कुछ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, सिर्फ फोकस करते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है, जो भी मैंने बताया पॉलिटिकल फिनोमिना के ऊपर, ठीक है। ये देखता है डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स के अंदर, कि जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और जो चाइना की जो डेमोक्रेसी है वो कैसे दोनों अलग है, ठीक है, और क्या क्या सिमिलरिटीज है। जब इस चीज को देखा जाता है, जब इन चीज के बीच में एक पूरा डाटा तैयार किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, तो इसी को ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ा जा रहा है, चाइना की पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ा जा रहा है, देन फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है, वही आपका कंपैरेटिव क्या होगा, पॉलिटिक्स होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपके दिमाग में घुस गया, ठीक है जी। तो जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये क्या करता है, कंपैरेटिव मेथड का यूज करता है। यार कंपैरेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक कंपैरेटिव मेथड को यूज करता है एज अ टूल की तरह, ठीक है, जो कि आपको काफी चीजों के बारे में बताती है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में एक ब्रॉडर सेंस में बताती है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में, ठीक है। जब एनालाइज किया जाता है कि एक कंट्री कैसे दूसरी कंट्री से अलग है, ये क्या क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर आया जाता है। अब इंडिया चाइना से अलग है, ठीक है, अब क्यों अलग है ये भी यहाँ पर आंसर दिया जाता है। अब ये नहीं बताया जाता कि भाई इंडिया के अंदर ये चीजें अलग है और उसके अंदर अलग है, नहीं, क्यों है उसका आंसर भी दिया जाता है, कंक्लूजन, और आइडेंटिफाई भी किया जाता है किसको, पैटर्न को, जो कि क्या करते हैं, सारी चीजें हमको कंट्रीब्यूट करते हैं एक पॉलिटिकल फिनोमिना को अच्छे से समझाने में, ठीक है। अब आप इंडिया की पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हो, चाइना की पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हो, तो आप दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें जब आप एक कंपैरिजन करोगे ना, वो आपको एक ब्रॉडर सेंस में अंडरस्टैंडिंग देगी, समझाएगी दोनों की पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो वही आपकी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होता है, ठीक है जी। तो जो आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल साइंस से अलग है, नहीं। जैसे हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी था बीपीएससी 101 का, ठीक है, वो पार्ट था किसका, पॉलिटिकल साइंस का। ऐसे ही जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो अलग नहीं है, वो पार्ट है यार, वो उसी का ही घर के अंदर है। जैसे आपके घर के अंदर एक रसोई है ना, वो घर से अलग नहीं है, ऐसे ही जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो भी घर का पार्ट है, किसका, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, उससे अलग नहीं है, ठीक है। इसका एक यूनिक जो डायमेंशन है वो ये है कि ये कंपैरेटिव मेथड को यूज करती है, जो कि उसका अलग से उसको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसकी जो अप्रोच है ना पढ़ने की वो अलग है, ठीक है, जो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है, लेकिन ये पार्ट किसका है, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो इतना समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आगे चलेंगे, कंपैरिजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। कंपैरिजन क्या होता है, आइडेंटिफाई करना दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब मैंने बताया कि आप इंडिया की पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हो, चाइना की पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो वही तो कंपैरिजन है, ठीक है। तो वर्डों पर जाओ, वर्डों की फीलिंग को समझो, ये मतलब यार बुक में क्या लिख रखा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा तो बीबीआई हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत इजी और बहुत इजी मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जो आप इजीली पढ़कर भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एनालाइज
करता है इंफॉर्मेशन, बस इतना ही नहीं। अगर आप क्या कर रहे हो, वही सेम बात यहाँ पर बोली जा रही है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो जस्ट अबाउट ये नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दे दी जाती है, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक वे ऑफ लुकिंग है, जहां पर सिस्टमैटिक चीजों को देखा जाता है दोनों कंट्रीज के बारे में। जैसे कि चाइना और इंडिया की पॉलिटिक्स को यहाँ पर जो इतनी भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है ना, अब आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, बस खत्म, यहां तक ही नहीं है, ठीक है। ये फोकस करती है कैसे जो पॉलिटिकल फिनोमिया है वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों का जो कंपैरिजन किया जा रहा है ना, वहां पर पॉलिटिकल फिनोमिया को कनेक्ट किया जाता है कि दोनों कैसे एक दूसरे से मिलकर काम कर रही है, ठीक है। तो मेनली जो आपका ये कंपैरिजन है, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है, ठीक है, जो कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है कि कैसे जो डिफरेंट कंट्रीज है वो एक दूसरे से अलग है, जो उनकी पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे से अलग है या सिमिलर है, ठीक है। तो यही आपका कंपैरिजन, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट कैसे अलग है, ठीक है। तो अभी तक हमने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ा, उसका स्कोप और उसका नेचर देखा। देन उसके बाद क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, एक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जहां पर पॉलिटिक्स को क्या करा जाता है, कंपेयर किया जाता है, और कंपैरेटिव गवर्नमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स होती है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट, दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन डिफरेंट क्या है, जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसके अंदर आप सिर्फ गवर्नमेंट को ही कंपेयर कर रहे हो। आप इंडिया की गवर्नमेंट को चाइना की गवर्नमेंट से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो भारत सरकार से कैसे अलग है, सिर्फ इतना ही देखा जाएगा। उनके बीच में सिमिलरिटीज, उनके बीच में डिफरेंसेस ही को ही देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर ये नहीं है कि आप सरकार को पढ़ लोगे तो खत्म हो जाएगा, वहां की डेमोक्रेसी को जान लिया तो सिर्फ यहीं तक ही खत्म है, नहीं, ये पॉलिटिक्स के बाहर भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फोकस किया जाएगा किसके ऊपर, वहां की सरकार के बारे में बता दिया, नहीं। कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है वो हर एक चीज के ऊपर फोकस करती है। जितनी भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, गवर्नमेंटल भी और नॉन गवर्नमेंटल भी, उन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एक छोटी सी टर्म है जहां पर हम सिर्फ सरकार को कंपेयर करते हैं। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके अंदर हम हर एक चीज को, जितनी भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर आती है, हर एक चीज, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, वहां के एनजीओस, हर एक चीज, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल, सब चीजों को कंपेयर किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है। अगर हम पास्ट में बात करें, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी वो पहले स्टडी की जाती वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। कहां पर, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अंदर, मतलब यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज थी उनके अंदर, ठीक है, जहां पर फोकस किया जाता था गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, और गवर्नमेंट के जितने टाइप्स है उनके ऊपर, ठीक है। अब होता क्या, धीरे धीरे डीकोलाइजेशन आता है। बहुत सारी कंट्रीज है जो यूरोपियन कंट्रीज है इंडिपेंडेंट होने लगी थी, एशियन की कंट्रीज है, इंडिया है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो इंटरेस्ट था वो बढ़ने लगा नए नए नेशन को पढ़ना, ठीक है। पहले ये यूरोपियन कंट्री डोमिनेट करती थी तो वहीं पर सारी पढ़ाई की जाती थी, अपना अपन तो कब्जे में था, ठीक है। तो अब जब हम आजाद हुए तो हमारे ऊपर भी लोगों का फोकस आने लगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को समझने लगे लोग। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगी, ठीक है। अब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक इंडिविजुअल को समझा जाता है कि एक इंसान के अंदर, अगर आप इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हो ना, तो वहां पर वहां की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक इंडिविजुअल को भी देखा जाता है कि एक भारतीय नागरिक के पास क्या क्या अधिकार है, ठीक है। तो ये चीजें भी देखी जाती है कि इंडिविजुअल का क्या रोल है एज अ सिटीजन, ठीक है। सोशल ग्रुप, जितने भी जो सामाजिक ग्रुप है वो उनका क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका क्या रोल है, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट, स्कॉलर्स है, वो हर एक चीज को देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इक्विपमेंट, जो आपकी एलाइट है, जो उस टाइम पर रूल कर रही है, जो सरकार है, उसका क्या रोल है, ठीक है। तो हर एक चीज को देखा जाता है कि इसके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये काफी इजीली मैंने आपको बता दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है जी। अब क्या है कि
जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े मॉडल बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखें, ये मॉडल भी कम पड़ गए थे, ठीक है। बाद में जब हम बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई तो ये धीरे धीरे जो मॉडल थे वो भी कम करने लगे, क्योंकि बहुत सारी आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारी अलग अलग आइडियोलॉजी थी। तो ये जो मॉडल जो बने थे वो लेस रिलीवेंट होने लगे, ठीक है। तो क्या होने लगे, लेस रिलीवेंट होने लगे। अब धीरे 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 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आ रही है, ठीक है, जो नई नई इंडिपेंडेंट हो रही है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है, अब उनकी वजह से क्या हुआ है कि अब छोटी कंट्रीज के ऊपर फोकस बढ़ गया है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस बढ़ गया है, ठीक है। जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, तो क्या हुआ है, जो इंटरकनेक्शन है नेशंस के बीच में वो और भी बढ़ गया है। क्या हो गया है, और भी बढ़ गया है। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है, लेन देन करना हर एक चीज का, वो आपके आइडियाज का मतलब ट्रांसफर होना पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। वो आइडियाज भी हो सकते हैं, वो थॉट भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकता है, किसी भी चीज का एक से दूसरी कंट्री में पहुंचना, ठीक है, वो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ा है, अब यहाँ पे यार पहले इतना ट्रांसपोर्ट होता था, सॉरी इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था नहीं, लेकिन आज के टाइम पे होने लगा है। यार हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी शिप है, उनका अचार डालेंगे नहीं, हमको हमारे पास जो चीज नहीं है हम दूसरी कंट्री से मंगाएंगे, है ना, अपने आप को डेवलप करना है। तो ये क्यों हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। जब से टेक्नोलॉजी आई है तो हमारा जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, वो बढ़ने लगा है, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है, ठीक है। तो जो कंपैरिजन का फील्ड है ये और बढ़ गया है, ठीक है, ये डाइवर्स हो गया है, जहां पर सिर्फ आपके स्टेट के एक्टर्स को ही नहीं, जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स है, उनको भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ आपकी गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं, आपकी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना बाबा, आपके जो एनजीओ ग्रुप है, जो इंडिविजुअल जो सिटीजन्स है, उनको भी फोकस किया जाता है किसके अंदर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत गहराई में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा सा गहराई में डूब जाओ, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई में डूब जाओ, और कहते हैं ना कि एकदम मतलब अपने अंदर भर लो इसको, ठीक है। पॉलिटिक्स अगर आप जितना इंटरेस्टिंग आप बनाओगे उतना आपको लगेगा, कोई इतना बड़ा बवाल नहीं है यार। दोबारा से मैं ये लाइन बोल रही हूँ, नहीं है, सच में बहुत इजी है, चीजें इजी है, बोरिंग है पर इजी है, ये भी याद रखो। सब बोलते हैं ना बोरिंग है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता यार इजी भी है, ठीक है। आप अपना रखो यार इजी है, मेरे लिए तो चुटकियों का काम है, ठीक है। तो वो वाला फंडा होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट कैसे अलग है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। तो अभी मैंने इतना बड़ा आपको भाषण दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, तो अभी आपको ये आंसर अभी बैठ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कभी एग्जाम टाइम पर लिखने नहीं, अभी से प्रैक्टिस करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दो। देन उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, इसका मीनिंग बताओ, स्कोप बताओ, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन आपको ये लगे होंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है दोबारा से बैक करके दोबारा से पढ़ो। चलो आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाम का कीड़ा है यार, ये कब से आया है, लोगों के जिस्म में कब से आ गया है, ठीक है, ये आप पढ़ने वाले हो। हमने पढ़ लिया कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, ठीक है यार, कंपैरिजन करना, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स मतलब कंपैरिजन करना जितने भी आपके पॉलिटिकल फिनोमिना है, ठीक है, और उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस देखना, और जितने भी डाइवर्स चैलेंजेस है उनको एड्रेस करना और कंक्लूजन देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है जी। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये भी समझ में आ गया था। अब हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, अब जो आपका नेचर है, जो स्कोप है किसका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो जब से बढ़ने लगा है, जब जब चेंजेस आए थे यार। ये तो पॉलिटिकल थ्योरी की तरह है ना, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी कब कब डेवलप हुआ है, बोला था ना बीपीएससी 101 में, जब जब चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो जब जब डेवलप हुआ है, जब जब चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब जो आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है मेनली वो डिटरमाइन करता है दो चीज़ों के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर है, जल्दी से बताओ, दो चीजों के ऊपर। कौन है वो दो लोग, कौन है वो दो चीज, पहला तो ज्योग्राफिकल स्पेस एंड डोमिनेंट आइडियाज। ऐसा कौन सी जगह है जो कि अब पिक्चर में आ रही है वर्ल्ड के, ठीक है, वो। देन उसके बाद कौन सी ऐसे आइडियाज है जो डोमिनेंट कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर हमारा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो निर्भर करता है,
ठीक है। अब ज्योग्राफिकल स्पेस का मतलब क्या है, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों जाना है, आज के टाइम पर ही ले लेते हैं। आज के टाइम पर जो रशिया और यूक्रेन है उन दोनों के बीच में बड़ा युद्ध छिड़ रहा है, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में उनकी अलग से पिक्चर बनी पड़ी है, ठीक है, डेली ना डेली न्यूज़ आती रहती है। तो वो क्या है यार, पिक्चर में आ रहे हैं वर्ल्ड के, ठीक है, तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। तो कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है वो दोनों उन सभी के ऊपर फोकस करेगा, यूक्रेन में क्या अलग है, रशिया में क्या अलग है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। देन उसके बाद जो दूसरा फील्ड होता है वो ये है डोमिनेंट आइडियाज़। कौन से ऐसे आइडिया जो डोमिनेंट कर रहे हैं। हमारा जो कोल्ड वॉर चला था वो डोमिनेंट आइडियाज़ के ऊपर ही चला था। एक बोलता है सोशलिज्म ज़्यादा ऊपर है, एक बोलता है कैपिटलिज्म ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो उस टाइम पर ये दो आइडियोलॉजी ज़्यादा पिक्चर में आ रही थी, तो लोगों ने भी, कंपैरेटिव स्टडी वालों ने भी इनको पकड़ लिया कि चलो भाई आ जाओ, आइडियोलॉजी को हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़ेंगे, चलो भाई चलो, तो इसको डाल दिया गया, ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दो चीज़ों के ऊपर डिटरमाइन करता है। अगर हम इसकी ऑरिजिन की बात करें, कब इसका जन्म हुआ था, तो इसकी कोई तारीख नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कब इसका जन्म हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो कब से हुआ था, तो इसका जो ओरिजिन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का वो एंशिएंट टाइम पर है। किसके? एंशिएंट टाइम पर, ठीक है। तो हमारे कुछ एंशिएंट थिंकर्स थे जैसे एरिस्टोटेल, उनके बाद मैकियावेली आए, देन जॉन स्लोक आए, मार्क्स वेबर आए। तो यही हमारा जो कंपैरेटिव स्टडी मेथड है इसको उठा के लेकर आ गए, ठीक है। एरिस्टोटेल जो कि ग्रीक फिलोसफर है, क्या है, एक ग्रीक फिलोसफर है। वो क्या करता है यार, 150 कंट्रीज के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, 150 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। वहाँ पे उनकी डेमोक्रेसी को जानते हैं, जो उनका राज्य सत्ता जो चल रही है उसको जानते हैं, मोनार्की को जानते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को वो डिस्क्राइब ही नहीं करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को वो बताते हैं कि गुड गवर्नेंस के क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं, डिवाइड करते हैं आइडियाज़ को, ठीक है। मतलब एक डीपली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कौन? हमारे एरिस्टोटेल। अब एरिस्टोटेल के बाद इसी को एक्सप्लोर किया जाता है आगे, इन्हीं की क्लासिफिकेशन को आगे एक्सप्लोर करते हैं रोमन्स, ठीक है। फिर 15th सेंचुरी में मैकियावेली आते हैं। आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो अगर आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है। 15th सेंचुरी में मैकियावेली आते हैं जो कंपेयर करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स को, ठीक है। वो बताते हैं कि कौन सा ऐसा वे है जिससे अच्छे तरीके से आप गवर्न कर सकते हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी लगता है अपन को, तो ठीक है। मैकियावेली थे, वो क्या करते हैं, वो एक मतलब स्टडी करते हैं, देन फिर वो क्या बताते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी को कंपेयर करते हैं, एरिस्टोक्रेसी को कंपेयर करते हैं, मोनार्की को कंपेयर करते हैं, देन फिर वो बताते हैं कि कौन सा ऐसा वे है, मोस्ट सक्सेसफुल वे है जो गवर्न किया जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो रूट है वो हिस्ट्री से एंशिएंट टाइम पर है, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को समझा जाता है और जो कि हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है गुड गवर्नेंस के बारे में, कि एक अच्छी गवर्नेंस क्या होती है, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया एरिस्टोटेल की कहानी, मैकियावेली की कहानी जो कि हमने जान ली, ठीक है। एरिस्टोटेल ने इसका जन्म किया, ठीक है भाई, हमने इतना याद कर लिया। आगे चलते हैं, लेट 19 और 20 सेंचुरी में क्या पिक्चर था इनका, ठीक है। लेट 19 एंड 80 सेंचुरी में जो कंपैरेटिव स्टडी था वो फोकस कर रहा था आइडियल स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब वो कुछ ही नॉर्मेटिव लैंग्वेज थी उस टाइम पर। नॉर्मेटिव मतलब अपनी धारणाएं बता देना, यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब कोई यार तुम्हारे पास डाटा वगैरह नहीं है, बस अपने बता रहे हो, कौन पूछ रहा है तुम्हारी, ठीक है। तो वो हो रहा है इसके अंदर। तो जो यहाँ की 19 और 20 सेंचुरी में जो चल रही थी, लेट 19th सेंचुरी में जो कंपैरेटिव स्टडी जो चल रही थी पॉलिटिक्स की, वो थोड़ी मतलब क्या थी, आइडियल स्टेट थी। मतलब कि उस टाइम पर जो लिबरलिज्म था ना वो डोमिनेट कर रहा था, जो ये आइडियोलॉजी थी वो डोमिनेट कर रही थी। और हमने देखा भी जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिटरमाइन होता है। पहला बताओ ज्योग्राफिकल स्पेस एंड देन आइडियोलॉजी, ठीक है। तो उस टाइम पर एक आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही थी, लिबरलिज्म, ठीक है। उस टाइम पर जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि उनकी लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी, ठीक है, उन्हीं को ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा था, ठीक है। जितनी भी एशियन कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी, वो यूरोप की कॉलोनी बनी हुई थी, ठीक है। तो उनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया था, ठीक है। तो
जो आपकी 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में जो स्टडी हुई थी, तो काफ़ी बड़ी बड़ी बुक लिखी गई है, आप नाम भी पढ़ सकते हो। जेम्स की थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, हार्मन की थी थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट, एंड कार्ल जे फ्रिडरिच की थी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, रॉबर्ट की थी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये कुछ बुक लिखी गई थी लेट 19 एंड 20 सेंचुरी के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मेनली फोकस किसका था, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर था। जो स्टडी थी लेट 19 एंड 20 सेंचुरी के अंदर, ये यूरोसेंट्रिक थी, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ही फोकस किया जा रहा था, ठीक है। और जो कंट्रीज थी ना, उनके ऊपर यार ऐसा था कि वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो यूरोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, जहां पर सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को ही डोमिनेंट माना जाता है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और जो वर्ल्ड है उसको निग्लेक्ट ही किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यूरोपियन सेंट्रिक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एक बार दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं, तो क्या क्या पढ़ा हमने। पहले आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो कि हमने दिमाग के ऊपर से जाने दिया, ठीक है जी। कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है, नेचर देखा, पॉलिटिक्स देखा, जल्दी से बताना है क्या है। देन उसके बाद हमने आइडेंटिफाई, रिलेशन करना, कंपैरिजन के अंदर हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ठीक है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, कैसे एक दूसरे से वो कनेक्ट है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे, एक और भी था बीच में, कहाँ गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होता है ये देखा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जहां पर हमारे चीज़ों को पढ़ते हैं, नॉन स्टेट एंड नॉन गवर्नमेंट किसको पढ़ते हैं, जल्दी से बताओ, ग्रुप्स को पढ़ते हैं, हर एक फॉर्म को पढ़ते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, ठीक है। लेकिन जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट होती है उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट को ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने राइस देखा कि कैसे राइस होता है, तो हमने एरिस्टोटेल के बारे में पढ़ा और कुछ मैकेबलरी के बारे में पढ़ा। देन हमने कुछ 19 एंड 20 सेंचुरी में स्टडी देखी थी, उस टाइम पर क्या हो रहा था, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कंपैरेटिव मेथड में, तो वही था। अगर आगे आपको पढ़ना है तो कल आपको या परसों आपको मिल जाएगा इसका लेक्चर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। कहीं भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सो ऐसे ही ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।